Let's start now. I am Neha and I have secured rank 719 in CSE 2023 and this was my first attempt. My optional was PSIR and I belong to Rajasthan Jhunjhunu district. बट मेरी स्कूलिंग पूरी हरियाणा से ही हुई है। मैंने जो है BA प्रोग्राम किया है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से। मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है 2021 में स्टार्ट की थी, बट क्योंकि वो कोरोना ईयर था तो इसलिए एकेडमीज़ वगैरह ओपन नहीं थी। इसके लिए फॉर्मली मेरी जो प्रिपरेशन है वो 2022 में ही स्टार्ट हुई थी एंड देन आई अपीयर्ड फॉर CSE 2023 and I was fortunate enough to get my name in the list. So yeah, that's about me. Okay, so अभी हम मुझे मोटिवेशन जो है ये एक्चुअली मेरे पापा का ड्रीम था। वो इंटरव्यू तक पहुँचे थे बट उनके अंदर ये चीज़ थी कि मैं फाइनल लिस्ट में आ पाऊँ। वो इंटरव्यू तक पहुँचे ही हैं तो उन्होंने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया था। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट की थी फॉर्मली। ओके, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट नाउ। PYQ कैसे एनालिसिस, आई थिंक पहले एक बार प्री का स्टार्ट कर देते हैं एंड जैसे जैसे प्री मेंस की मैं स्ट्रेटजी और सोर्सेज कोट करती जाऊंगी, मैं PYQ का आपको साथ साथ बताती रहूँगी किस सब्जेक्ट की PYQ को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सो एज़ यू ऑल आर अवेयर कि इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो जो प्री होते हैं उसमें थोड़ा मेन से अलग एक अप्रोच रखना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स भी थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे कि जो सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो मेंस के टॉपिक होते हैं बट प्री में नहीं आते हैं। सो प्री के लिए जहाँ तक बात है सोर्सेज की, हिस्ट्री के लिए मैंने जो नॉर्मली हम करते हैं एंशिएंट और मिडेवियल के लिए तमिलनाडु बोर्ड के NCERT मैंने भी वही किया था। मिडेवियल और एंशिएंट के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा सोर्स रखा था जो अरिहंत की बुक आती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी, वो हेल्प हो जाती है वहाँ से। सो मैंने वो उसके लिए NCERT और उसके साथ अरिहंत वाली बुक भी की थी। उसके अलावा मॉडर्न के लिए ऑफकोर्स मैंने भी जस्ट स्पेक्ट्रम ही की थी। एक और चीज़ है, मैंने अपने सोर्स जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखे थे बट मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए। लाइक मुझे नहीं पता, शायद मैंने स्पेक्ट्रम को 30 to 40 टाइम्स पढ़ चुकी होंगी मैं, लेकिन मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे। लाइक वहाँ आप मेरे सोर्सेज में देखेंगे तो स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सिमिलरली इकोनॉमी के लिए मैंने सिर्फ मृणाल सर के नोट्स को किया था रेफ़र। उनमें आई थिंक प्री के लिए तो मेनली वो बेस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब करवा देते हैं। मैंने कोचिंग जो है मैंने वाजराव की ली थी, फाउंडेशन कोर्स, एंड मैंने मेरे ऑप्शनल जो है PSIR है तो मैंने उसके लिए भी मैम से शुभ्रा मैम से जो है एकेडमी ली थी। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड मैंने इकोनॉमी का मृणाल सर के नोट्स से ही रेफ़र किया है। पॉलिटी के लिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल था तो मैंने जस्ट इसमें लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया है, NCERT की यस वाजीराव एंड रवि। तो जो लक्ष्मीकांत के अलावा जो NCERT बुक्स पॉलिटिकल साइंस के वो मैंने रेफ़र नहीं की थी क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर था इसलिए। बट अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो देन यू शुड रेफ़र NCERT बुक्स फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है, तो ये सब लक्ष्मीकांत में कवर नहीं होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरनमेंट के लिए मैंने मेरी जो कोचिंग के नोट्स होते थे मैंने वही रेफ़र किए। उसके अलावा जो है PYQ मैंने ज़रूर सभी क्लियर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर किए थे, चारों ऑप्शंस को जैसे हम करते हैं। अभी क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा भी था PYQ का, तो PYQ का यही होता है कि आप एक तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना प्रिपेयर करना है, कितना इन डेप्थ जाके करना है, क्या चीज़ नोटिस में करनी है, तो वो चीज़ रेडी हो जाती है। दूसरा, जब आप चारों ऑप्शन क्लियर करते हैं
प्रिपेयर कर लेते हैं इन डेप्थ, तो आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है एंड वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं अगले जो अपकमिंग ईयर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो रिपीट हो सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं इस तरह से। तो PYQ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा मैंने जो है टेस्ट सीरीज़ जो आती हैं जैसे कि प्री के टाइम पे विजन के आती हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आती है, तो मैंने वो सभी जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की थी वो मैंने इन डेप्थ की थी, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। उसमें आपको इतना हिस्ट्री उसकी जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे PT 365 आती है, मैंने उसमें भी इकोलॉजी वाला एनवायरनमेंट वाला पोर्शन बहुत इन डेप्थ किया था, तो यही मेरे सोर्सेज थे इसमें। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने NCERT ही की थी, 6 to 10th क्लास की जो NCERT होती है जो कि ज़रूरी होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके अलावा उसमें भी मैंने PYQ किए थे एंड अगेन टेस्ट सीरीज़ 2। सो उसके अलावा इसमें यही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग वो भी सब्जेक्ट भी नहीं था, बट इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो आई कैन अफोर्ड टू कीप इट लिमिटेड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। बट ये आप ऑल्सो मैं एक बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, सबका अलग बैकग्राउंड होता है, सबका अलग पढ़ने का तरीका होता है। हो सकता है कि मैंने ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन आपका ऑप्शनल हो सकता है ज्योग्राफी हो, तो आपको वो सब सोर्सेज को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने किया था, तो आप इसको लिमिटेड रख सकते हैं। आप जब भी मेरी या फिर किसी और की स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं तो आप उसको जो है कस्टमाइज़ कीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की कोई वीकनेस होती है। जैसे मेरी वीकनेस जो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, बट मैंने उसको बेयर मिनिमम किया कि मैं अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट टाइप क्वेश्चन होता है तो मैं उसको मिस ना करूँ। सो मैंने उतना ही किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सिर्फ नितिन सिंघानिया सर की बुक ही पढ़ी थी, एंड उसका सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वो PYQ जो है साथ के साथ ही मेंशन करते जाते हैं, तो आपको पता है आपने एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक कवर किया एंड देन यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं एंड आप उसको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो नितिन सिंघानिया सर की बुक ही मैंने की थी। ऑल्सो इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में बेनिफिशियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्री के लिए हैं, तो आप उसको टेलर्ड अप्रोच रखिए अपना। आई थिंक प्री से पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मेंस वाले टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो एक बार लिस्ट बना लीजिए कि आई हैव टू रीड दी चैप्टर्स फॉर प्री एंड दीज फॉर मेंस, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल। ऑल्सो ज्योग्राफी के लिए मैंने GC लियोंग कंसल्ट की थी, मैंने अपने कोचिंग के नोट्स भी किए थे एंड उसके अलावा मैंने NCERT की जो चारों बुक्स थी वो भी की थी कवर। ज्योग्राफी का ये है कि मुझे ज्योग्राफी में पर्सनली जो है बहुत सारे करने पड़े थे। एक जो गेम्स वाले ऐप आते हैं जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वो कर लीजिए, मुझे लगता है उससे आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐप है, लेट मी नेम द ऐप, जस्ट अ सेकेंड। सो या सेटेरा, SETERRA, तो मैंने इस ऐप को बहुत यूज़ किया है जस्ट टू प्ले गेम्स। जब फ्री टाइम होता था तो आपकी इससे ज्योग्राफी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें आप सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, फिजिकल फीचर्स भी हैं, कंट्रीज़ भी हैं, उनकी बाउंड्रीज़ वगैरह हैं। तो मैंने प्री के लिए स्पेशली मैंने ये गेम बहुत यूज़ किया है एंड क्वेश्चंस भी आए थे। आई थिंक CSE 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इस गेम से ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अच्छे से इसमें टाइम लगाया होता तो। एंड ये एक पास टाइम भी है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ आपने रेस्ट भी कर लिया है एंड नाउ यू आर रेडी टू गो बैक टू योर स्टडीज़। सो या मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक तो सबसे मेन जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें सबसे मेन आजकल होता है कि वाई दिस लोकेशन इज़ इन न्यूज़ एंड या फिर ये लोकेशन कौन से कंट्री की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे, मल्टीपल चैनल्स पे मैं जैसे सर्च करती थी लोकेशन इन न्यूज़ फॉर UPSC
एंड मैंने बहुत सारे देखे हैं, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। आई थिंक 3 क्वेश्चन थे इस बार आईआर के, जिसमें तीनों में यही इसी टाइप के क्वेश्चंस थे अब की बार, जहाँ पे मैच द फॉलोइंग थे रीजन्स। तो आप ये यूट्यूब पे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, जितनी वीडियो आप देख सकते हैं आप उसे देखिए, क्योंकि ये एक हाई यील्डिंग एरिया है। आप जो इसमें एफर्ट डालेंगे वो वेस्ट नहीं जाएंगे। ओके, ऑल्सो आईआर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने जस्ट PT 365 किया, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR था। तो इसके अलावा मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि आईआर के बेसिक उसमें कवर हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू PT 365। आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स, बट मैं उससे नोट्स नहीं बनाती थी। मुझे लगता था कि मेरी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है अगर मैं ये सोच के न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ कि मुझे जस्ट अपडेटेड रहना है, मुझे जस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। तो मैं उसको पढ़ती थी, बट मैंने कभी भी न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए। हाँ, कभी कभार कोई ऐसा होता था, 2-4 दिन में एक बार कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता था या कोई बेस्ट प्रैक्टिस आ जाती थी, तो कभी कभार मैं उसको मेंशन कर लेती थी, वो भी 1 वर्ड, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया न्यूज़पेपर का। तो मैं जो PT 365 आती थी मैं उसको रिग्रेसली पढ़ती थी। एंड उसका एक रीज़न मैं बताती हूँ। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले PT 365 से, बट उसका एक बेनिफिट क्या होता है, उसमें जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होती है वो वर्क हो जाती है। जैसे अभी 2023 में ही एक MSP पे क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से उस पर MSP मिलती है। वो हम इकोनॉमी में शायद वो उसको इग्नोर कर दें या फिर ध्यान ना जाए, लेकिन PT 365 में वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था कि ये जो है खरीफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, जिन पे MSP मिलती है। तो या वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है। तो PT 365 मैंने अच्छे से किया था। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए कोई और सोर्स, कोई मैगज़ीन कंसल्ट नहीं की। ऑल्सो न्यूज़पेपर जो है, अब बात आ गई तो न्यूज़पेपर की करते हैं। न्यूज़पेपर का ये है कि टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, आपका बहुत सारा टाइम इसमें जाने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर वो चीज़ें अपनी बुक्स में भी पढ़ते हो और आपने पहले वो न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होते हो, तो आपके माइंड में वो फ्रेश रहती है एंड आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। एंड इंटरव्यू फेज़ में तो ऑफकोर्स बहुत हेल्प होती ही है इस न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो आप उसमें जा सकते हो, न्यूज़पेपर स्पेंड कर दीजिए। बट ये नहीं है कि आप उसी को लेके बैठे हैं पूरा दिन। आई थिंक अगर 45 to 50 मिनट्स आप डेली न्यूज़पेपर को दे रहे हो, एंड वो भी फ्री टाइम में आप दे दीजिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि आप दोपहर में आपको थोड़ा सा नींद आ रही है एंड आप पढ़ के बोर हो चुके हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो आप जा सकते हैं न्यूज़पेपर के लिए। वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड बेनिफिशियल भी रहेगा। बट मैंने यही पढ़ा। दूसरा CSET की जहाँ तक अगर हम बात करें तो देखिए CSET में ये है कि मेरा मैथ्स अच्छा रहा है हमेशा से, एंड मैंने इतना टाइम, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इतनी सीरियस नहीं थी CSET को लेके कि मुझे इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट ये एक स्टूपिडिटी थी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, मैंने कोई बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए थे क्वेश्चन के। बट उससे पहले हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं कि उससे पहले मैंने CGL का मेंस क्लियर किया था। मैं CGL के थ्रू अभी पोस्टल इंस्पेक्टर के तौर पे वर्क भी कर रही थी एज़ माय प्लान B। तो मैंने जस्ट मेंस मार्च में ही दिया था, तो मेरा वो मैथ्स वाला पोर्शन वहाँ कवर हो गया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल ही वो गई थी और ऐसे हो जाता है CSET। ऑफकोर्स CSET अभी एक गेम चेंजर बन चुका है एंड बहुत से बच्चे हैं, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, जो IITs वाले भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं CSET। तो उसको लाइटली मत लीजिए, बट इतना भी नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे, आप उसको लेके डर जाओ। तो आप एक काम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस आती हैं CSET के लिए। आई थिंक वो इनफ होगा। दूसरा, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, जिसमें मेरी जैसे मैं बता रही थी न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, तो जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है मेरी, उसमें एक्यूरेसी 100/100 रही। मैंने सारे पैसेज वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड जिसमें से मेरी सिर्फ एक क्वेश्चन में गलती हुई थी, अदरवाइज़ मेरे सारे करेक्ट थे। एंड मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया था पैसेज वाले में, तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगी। एंड थोड़ा बेसिक आप यूट्यूब से कर लीजिए, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। इतनी भी हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बिना हो ही नहीं पाएगा। सो या CSET के लिए इतना ही। एंड नाउ मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट जो है, मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में सब बोलते हैं कि इतने ज़्यादा करो, इतने ज़्यादा करो, तो मैं भी थोड़ा सा डर रखी थी कि मुझे भी अच्छे नंबर में करने हैं।
तो मैंने जो है 35 से 40 के बीच क्वेश्चन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए थे। बट सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यही है कि आप उनको जो अटेम्प्ट कर रहे हैं 35 से 40 मॉक टेस्ट या जितने भी आप कर रहे हैं, आप उनमें अंडरलाइन कर लीजिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे या फिर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी, एंड उसके बाद आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए जो हाईलाइट किए होते हैं। मैंने ये बहुत किया था एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन रियल एग्ज़ाम। एंड एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि लास्ट टाइम ऐसा था कि मेरे पास थोड़ा टाइम क्रंच था प्रीलिम्स के टाइम पे एंड आई गॉट नर्वस टू, तो मैं थोड़ा इतना फोकस नहीं कर पाई। उसकी वजह से मैं 5-10 जो मेरे टेस्ट थे मैं उनको एक बार थर्ड रिवीजन नहीं दे पाई एंड उनसे क्वेश्चन आए हैं एग्जैक्टली 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे थे जो मुझे फील हुआ कि अगर मैंने उसको रिवाइज़ किया होता, मेरे नोट्स को जो टेस्ट सीरीज़ में मैंने अंडरलाइन करके नोट्स बना रखे थे, तो शायद वो क्वेश्चंस ठीक हो जाते। तो ये ज़रूर कीजिएगा कि चाहे आप 35 मत करिए, आप 20 करिए, आप 25 कर लीजिए, बट आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपके अंदर ये गिल्ट ना रहे कि मैंने वो रिवाइज़ नहीं किया, इस वजह से मेरे क्वेश्चंस मिस हो गए। ओके, सो नाउ लेट मी फर्स्ट आंसर योर क्यूरीज। सी मैं एक ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ। मैंने जो अपडेटेड नोट्स बनाते हैं लैपटॉप पे, आईपैड पे, मैंने कभी नहीं बनाए। मैं ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। मुझे आज भी मेरे जितने नोट्स हैं मेरी नोटबुक्स में ही हैं एंड मैं रिवाइज़ करती हूँ। मुझसे नहीं होता फ़ोन वगैरह पे, तो मैं अपनी बुक्स में अपनी नोट्स वैसे ही बनाती हूँ, ओल्ड स्कूल टाइप। फिजिकल नोट्स होते हैं मेरे सारे ही। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अपडेट करने में उनको इशू आता है क्योंकि टाइम मतलब स्पेस का क्रंच रहता है, बट स्टिल मुझे वो मतलब पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बुक से पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअल में मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो मैंने नोट्स वगैरह हमेशा ऑफलाइन ही रखे हैं। ऑल्सो एज फार एज टाइम मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, येस, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है वर्क को मैनेज करना एंड स्टडीज़ को मैनेज करना। बट मेरा ये था कि मैंने अभी ज्वाइन ही किया था जनवरी के अराउंड ही, तो मुझे बीच में मैंने लीव वगैरह ले ली थी, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ था। मेरे को बस 4-5 महीने का ही प्रॉब्लम आए थे। बट हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम का मैनेज करने का इशू आ सकता है, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट हाउ टू मैनेज दिस, क्योंकि मैंने छुट्टी वगैरह लेके किसी तरह वैसे मैनेज किया था। ऑल्सो ओके, लेट मी सी योर कमेंट्स। माई ऑप्शनल इज़ PSIR। मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी थी? मैंने बहुत सारी मिस्टेक की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बताऊँ, जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था एंड मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था कि मुझे लगा मैं फ़र्स्ट टाइम है और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला। मेरी जनवरी तक जो है पहले एकेडमी चल रही थी एंड फिर जनवरी से मैं जॉब पे थी। तो मुझे लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला था, मैंने इतना प्रिपेयर ही नहीं किया है बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में, लाइक फ़र्स्ट टाइम में तो इट्स इम्पॉसिबल। तो मैंने मेन से जस्ट 15 दिन पहले मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। आई थिंक मैंने हार्डली 1 घंटा पढ़ा होगा उन 15 दिनों में, जो कि सबसे क्रूशियल फेज़ होता है। एंड मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की। ये तो भगवान की दया थी जो मेरी इंटरव्यू कॉल आ गई और उसमें मेरे को ये रहा कि मैंने मेंस इतना अच्छा दिया नहीं था। तो एक मिस्टेक तो ये रही मेरी। दूसरी मिस्टेक जो है, सीसेट में मेरा जो और कॉन्फिडेंस था कि मैंने अभी में CGL का निकाला है मेंस, तो मैं इजीली कर सकती हूँ, जो कि हाँ हो गया, बट स्टिल मुझे ना मतलब वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था, उसको लिमिटेड रखना चाहिए था, प्रिपरेशन अच्छे से करनी थी सीसेट की। एक ये हो गए। एंड थर्ड जो है वो ये था कि एथिक्स में, जिसकी वजह से मेरी रैंक ऊपर नीचे इतनी हो गई है, वो सिर्फ एथिक्स की वजह से हुई है। उसमें मैंने जो केस स्टडीज़ का पोर्शन था, मैंने वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, जो कि मुझे करना चाहिए था ऑफ कोर्स। तो ये 3 मिस्टेक्स मुझे लगता है। एंड मैं आप लोगों को यही एक रिकमेंडेशन दूँगी कि डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ कि फर्स्ट टाइम में होगा कि नहीं होगा, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या। एंड ये सारी चीज़ें स्ट्रेस मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपको जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है ये आपको नीचे लेके जाएगी, इससे आपको कोई भी हेल्प नहीं होगी। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, लेट मी सी योर कमेंट्स। मैंने तो जो कॉलेज है वो रेगुलर की थी क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैं एक्चुअली थोड़ी यंग थी। मेरी कॉलेज मैंने 18 की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, तो मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं रेगुलर कर सकूं। बट ऑल्सो वन मोर थिंग, जो कि अभी
कॉलेज के जस्ट बाद अपीयर होने वाले हैं। जो हमारा इंटरव्यू से पहले डेफ 2 भरना होता है, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लीडरशिप पोजीशन वगैरह हमें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड ईयर में थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करें, ताकि आपके पास वहाँ पे मेंशन करने के लिए चीज़ें हों कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया है।